हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लोरामफेनिकोल के बारे में। देखो, क्लोरामफेनिकोल और जो टेट्रासाइक्लिन है ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। और ये दोनों ही क्या होती है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होती है उसकी स्पीसीज से क्या होती है, हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्लोरामफेनिकोल है वो किससे बनती है। तो वो किससे मिलती है हमें, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, राइट। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से मिलती है, क्लियर गाइस। दूसरी बात, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो देखो, क्लोरामफेनिकोल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, एक नाइट्रोबेंजीन ग्रुप होता है एक, तो ठीक है। ये क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन ग्रुप होता है। अब इस नाइट्रोबेंजीन ग्रुप से ये वाला ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH होता है, CH, फिर यहाँ पे CH2OH। देखो, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इतना कोई वो नहीं है इसके अंदर डिफिकल्ट। और CHCl2, क्लियर। एक तो एसिडमाइड वाला ग्रुप होता है, ठीक है। इस पे एक सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप लगा होता है, ये पूरा वाला। तो ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन ग्रुप। अब ध्यान देना कि ये जो नाइट्रोबेंजीन ग्रुप होता है ना, क्या होता है, ये जो नाइट्रोबेंजीन वाला ग्रुप है, ये वाला, ये ग्रुप इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस ग्रुप की वजह से ही ये क्या होता है, इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, क्लियर गाइस। और ये क्लोरामफेनिकोल क्या होती है, टेस्ट में कड़वी होती है, तो उसके लिए भी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट, क्लियर गाइस। अब हम बात करते हैं कि जो क्लोरामफेनिकोल होता है वो एक्ट कैसे करता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करते हैं इसके लिए। देखो, सिंपल सी बात है कि जब बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, ठीक है। जब बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो ये जो क्लोरामफेनिकोल होता है, भाई राइबोसोम उसके अंदर क्या होता है, 2 यूनिट होती है। देखो, 70S राइबोसोम पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। उसकी 2 सब यूनिट कौन सी हो गई, एक हो गई 50S, एक हो गई 30S। तो ये जो होता है कौन, क्लोरामफेनिकोल, ये राइबोसोम की जो 50S सब यूनिट होती है उससे जाकर ही क्या होता है, बाइंड हो जाता है, ठीक है। देखो, जब mRNA है उस पे क्या होता है, tRNA आके जुड़ता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। तो 2 साइट बनती है, एक होती है एक्सेप्टर साइट और एक होती है कौन सी, A साइट और एक B साइट होती है, ठीक है। तो जो A साइट होती है उसके पास में जो 50S राइबोसोम है, ठीक है, वहां पे आकर के क्या होगा, क्लोरामफेनिकोल बाइंड हो जाता है, ठीक है। और बाइंड होता है और उसके साथ क्या करता है कि जो क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना था, ठीक है। भाई, जो नई एमाइनो एसिड की चेन बन रही है और जो पुरानी चेन है उनके बीच में क्या है, उनके एमाइनो एसिड्स के बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होना था उसको क्या करता है, ये रोक देता है, ठीक है। तो ये वाला काम करता है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, क्लोरामफेनिकोल इट बाइंड टू द 50S राइबोसोम, 50S राइबोसोम नियर द A site. A site means acceptor site, and prevent peptide bond formation. Peptide bond formation किस इसके बीच में, between the newly attached amino acids and जो नए वाली पेप्टाइड चेन बनी है वो नेसेंट पेप्टाइड चेन, ठीक है। क्लियर गाइस, ये वाली बात।
ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब अगर सपोज दैट आपने इसको हाई डोज में दिया है, अगर क्लोरामफेनिकोल को कोई पेशेंट हाई डोज में लेता है, तो हाई डोज में लेने पर क्या करता है, ये जो क्लोरामफेनिकोल होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको भी क्या कर सकता है, ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इन हाई डोज इनहिबिट mammalian mitochondrial प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस है ये इनहिबिट हो रहा है, ये मेनली कौन सी जगह पे होता है, स्पेशली इन बोन मेरो के अंदर। क्लियर गाइस, ये आपका दूसरा हो गया कौन सा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। अब देखो क्लोरामफेनिकोल की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लोरामफेनिकोल मैंने बताया था कि यहाँ पे बताता हूँ मैं इंट्रोडक्शन के अंदर एक लाइन और लिख देता हूँ कि जो क्लोरामफेनिकोल होती है ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। देखो जो टेट्रासाइक्लिन है वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये भी क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मतलब ये बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या कर सकती है, काम करती है, ठीक है। देखो इसके अंदर आप एक चीज और ध्यान रखना, एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम के अंदर एक लाइन आती है कि जो क्लोरामफेनिकोल होती है ना, ये क्या होती है, अगर हम इसकी प्राइमरीली बात करें तो ये नॉर्मली तो क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। बट अगर इसकी हाई डोज अगर आप लेते हो तो ये बैक्टीरियोसाइडियल होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, बट अगर आप इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन में लेते हो तो ये क्या करती है, बैक्टीरिया को मारती है। क्लियर गाइस, अब हम इसकी बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। तीसरा पॉइंट है हमारा फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। देखो फार्माकोकाइनेटिक में सिंपल सी आपको बात याद रखनी है कि पहली बात है इसको लेते कैसे, ठीक है। तो देखो कौन सा रूट होता है इसके लिए, इसको हम ओरल रूट से लेते हैं। रूट कौन सा हो गया, ओरल, क्लियर। दूसरी बात अगर मैं बात करूं फार्माकोकाइनेटिक के अंदर पॉइंट में, तो ये जो क्लोरामफेनिकोल होती है, क्लोरामफेनिकोल ये आसानी से क्या कर सकती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को, बी मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर को, और ये प्लेसेंटा को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है आसानी से, ठीक है। फिर तीसरी बात मैं करता हूं, देखो लीवर के अंदर क्या होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड होता है। तो ये जो क्लोरामफेनिकोल है उस ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ क्या कर सकती है, कॉन्जुगेशन कर सकती है। मतलब इट कैन बी कॉन्जुगेटेड विथ ग्लूकोरोनिक एसिड, राइट, इन लिवर, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो जो चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब जो नियोनेट्स होते हैं, सॉरी चिल्ड्रन नहीं, नियोनेट्स होते हैं, और जो जिनके अंदर क्या होता है, लिवर सिरोसिस होता है, उन पेशेंट में क्या होता है, या उन नियोनेट्स में क्या होता है कि जो कॉन्जुगेशन कर रहा है ये, ठीक है, कॉन्जुगेशन की जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो क्या होती है, कम होती है। इस वजह से उन पेशेंट के अंदर या उन नियोनेट्स के अंदर क्लोरामफेनिकोल अगर आप दे रहे हो तो उसकी लो डोज देनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इन सीरोटिक पेशेंट एंड नियोनेट्स, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें लो कॉन्जुगेशन एबिलिटी होती है, ठीक है। इस वजह से सो रिक्वायर लोअर डोज, राइट गाइस, ठीक है। और अगर मैं लास्ट बात करूं कि इसका एक्सक्रिएशन कहां से होता है, तो यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रिएशन होता है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है गाइस। यहाँ तक क्लियर आ गया समझ। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि जो क्लोरामफेनिकोल होता है इसके दो प्रिपरेशन होते हैं या दो फॉर्मुलेशन होते हैं जिनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है नॉर्मली। तो वो कौन कौन से दो प्रिपरेशन है, दो प्रिपरेशन है इसके, ठीक है।
एक तो ये ध्यान रखना, आप याद रख लेना इसको एसपी के फॉर्म पे, ठीक है। क्लोरामफेनिकोल पामिटेट, और दूसरा याद रख लेना इसको कौन सा, क्लोरामफेनिकोल सक्सिनेट, ठीक है। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, एस पी, ठीक है। एस पी मीन्स सक्सिनेट, और एक हो गया कौन सा, पामिटेट, ठीक है गाइस। अब देखो ये जो सक्सिनेट है और ये जो पामिटेट है ना, क्लोरामफेनिकोल पामिटेट और क्लोरामफेनिकोल सक्सिनेट, ये क्या है कि जो क्लोरामफेनिकोल होता है उसकी क्या है, एस्टर फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, एस्टर फॉर्म है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एस्टर फॉर्म ऑफ क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। ये आपके, अब हम इसके अंदर बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में, ठीक है। देखो एडवर्स इफेक्ट के अंदर सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट है इसका बोन मेरो डिप्रेशन। देखो बोन मेरो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो ब्लड सेल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो है उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी बोन मेरो के अंदर, ठीक है। तो बोन मेरो डिप्रेशन हो जाएगा। अब बोन मेरो डिप्रेशन होगा तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है, मतलब आरबीसी की कमी आ गई। दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, मतलब प्लेटलेट की कमी आ गई, ठीक है। तीसरा ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस हो सकता है। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस का मतलब है कि जो है ग्रेन्युलोसाइट है उनकी आ गई, कमी आ गई, ठीक है। मेनली कौन सी, न्यूट्रोफिल की, ठीक है, डिक्रीज नंबर। और एक होता है कौन सा, पेनसाइटोपेनिया। देखो पेनसाइटोपेनिया का मतलब आप यहाँ पे लिख लेना, पेनसाइटोपेनिया का मतलब ये होता है कि जो भी ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों की क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है, डिक्रीज नंबर इन ब्लड सेल्स, क्लियर गाइस। अब देखो ये जो बोन मेरो डिप्रेशन होता है, ये बोन मेरो डिप्रेशन क्या होता है, क्लोरामफेनिकोल के केस में क्या होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन सा होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो टाइप का होता है, ठीक है गाइस। दो टाइप का कैसे, एक होता है डोज रिलेटेड और एक होता है कौन सा, नॉन डोज रिलेटेड। देखो जो नॉन डोज रिलेटेड है वो क्या होता है, मतलब इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन होती है। देखो इडियोसिंक्रेटिक मतलब क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको, दूसरा और लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर दोनों का मतलब बताता हूँ। डोज एंड ड्यूरेशन, डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी रिलेटेड। देखो सपोज दैट, मान लो कि अगर क्लोरामफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट किसी पेशेंट के अंदर होना है, कौन सा, बोन मेरो डिप्रेशन का, ठीक है। तो अगर उस पेशेंट के अंदर बोन मेरो डिप्रेशन होना है तो ठीक है, तो उसका ये मतलब उसको ये फिक्स नहीं है कि उसके अंदर मतलब कि हाई डोज दे रहे हो तब होगा बोन मेरो डिप्रेशन, या लो डोज यूज कर रहे हो तब होगा बोन मेरो डिप्रेशन। मतलब उस पेशेंट को होना है तो वो होगा, ठीक है। इडियोसिंक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो है कोई ड्रग है कि उस व्यक्ति को शूट नहीं करती मतलब कि उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट टाइप से कुछ इफेक्ट होते हैं, वो शो होते हैं, ठीक है। मतलब वो डोज पे डिपेंडेंट नहीं होती। अगर आपने मान लो उसकी 0.1 मिलीग्राम भी उसको दी तो भी उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट पैदा होगा, और अगर आपने 100 मिलीग्राम दी तो भी एडवर्स इफेक्ट पैदा होगा, वो डोज पे रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। तो पहला टाइप ही हो गया। और दूसरा होता है कि वो डोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के जो है एडवर्स इफेक्ट इसके अंदर याद रखना है, मतलब दो टाइप है इसके बोन मेरो डिप्रेशन के इसके अंदर, क्लियर गाइस। अब दूसरा मैं बताता हूँ, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पैदा हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट हैं सारे, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पैदा हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से रैशेज हो सकते हैं बॉडी पे, फीवर हो सकता है, ठीक है, ये वाली।
दूसरी बात, तीसरा एडवर्स इफेक्ट होता है इरिटेटिव। देखो इरिटेटिव ये एडवर्स इफेक्ट होता है ना, ये लगभग सारी ड्रग के अंदर कॉमन सा ही होता है। इरिटेटिव का मतलब होता है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इरिटेटिव इफेक्ट होता है, मतलब जो जीआईटी को डिस्टर्ब करते हैं वो, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है। चौथा इसके अंदर एडवर्स इफेक्ट है सुपर इन्फेक्शन। देखो सुपर इन्फेक्शन जो होता है ये क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के केस में होता है, ठीक है। मतलब कुछ बैक्टीरिया, अगर आप जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेते हो तो कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जो है कुछ बैक्टीरिया या वायरस बॉडी पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो उनकी वजह से सुपर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा एडवर्स इफेक्ट है वो है हमारे पास कौन सा, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ये ध्यान रखना ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है। देखो ये जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है उसके अंदर क्या होता है, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसके अंदर ग्रे बेबी सिंड्रोम के बारे में बताता हूँ पहले, पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर कि जो नियोनेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि लीवर में जो क्लोरामफेनिकोल है, ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ क्या होता है, जुड़ता है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है। बट मैंने बताया था कि नियोनेट्स के अंदर कॉन्जुगेशन की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको लो डोज देते हैं इसकी, ठीक है। बट अगर सपोज दैट मान लो कुछ केसेस में, इसी कंडीशन में अगर नियोनेट्स को हाई डोज देते हैं क्लोरामफेनिकोल की, तो ये जो है सिंड्रोम पैदा होता है। तो ओक्यूर व्हेन हाई डोज इज गिवन टू नियोनेट्स, ठीक है। अगर आप नियोनेट्स को हाई डोज देते हो क्लोरामफेनिकोल की तो क्या होगा, तो उसके अंदर इनएबिलिटी, ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ न्यूबॉर्न टू मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रेटेड क्लोरामफेनिकोल, ठीक है गाइस। अभी मैंने बताया था मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी कम होती है, इस वजह से क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा कि जो नियोनेट्स होंगे, ठीक है, जो बेबी होगा वो क्या करेगा, खाना पीना छोड़ देगा, ठीक है, और वॉमिटिंग करेगा, वॉमिट होगा उसको। तो इससे क्या होगा, बेबी स्टॉप्ड फीडिंग, ठीक है, और वॉमिट करेगा, वॉमिटेड। जब वॉमिट करेगा और खाना पीना छोड़ देगा तो उस वजह से क्या होगा, वो उसके अंदर पानी कमी हो जाएगी, मतलब हाइपोटोनिक हो जाएगा वो, ठीक है, हाइपोटोनिक। एंड उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब हाइपोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर गाइस। और कई सारे जो हैं उसके अंदर चेंजेस आएंगे, जैसे रेस्पिरेशन इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेशन इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं बेबी के अंदर। तो ये जो होता है, ये होता है हमारे पास कौन सा, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, ये सारी चीजें होती है, और एक पॉइंट और ध्यान रखना, इसके अंदर एशियन ग्रे नाम का जो साइनोसिस होता है, साइनोसिस क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, साइनोसिस, ठीक है, एशियन ग्रे साइनोसिस, ये क्या होता है, डेवलप हो जाता है कुछ केसेस में, ठीक है। क्या एशियन ग्रे साइनोसिस डेवलप हो जाता है कुछ केसेस में, और इससे क्या है, इससे कार्डियोवेस्कुलर
कोलैप्स की संभावना हो जाती है, ठीक है, और जो बेबी है उसकी डेथ भी हो सकती है। क्लियर गाइस? तो ये जो है आपकी क्या है ये आपके ग्रे बेबी सिंड्रोम और आपके क्या है एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में और यूजेस के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू guys, if you like this video then please subscribe our channel and like this video and please share it. Thank you.